स्टार्ट करें। राइट ऑन कंटेंट, पहले हेडिंग, राइट ऑन टॉपिक नंबर 1, मैट्रिक्स अप्रोच to linear regression. Topic number 1 is matrix approach to linear regression. लेकिन टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 में एक पार्ट है आपका फंक्शनल फॉर्म, फंक्शनल फॉर्म्स, एंड सेकेंड वन डमी वेरिएबल्स। ये आपका टॉपिक नंबर 2 है, फंक्शनल फॉर्म्स एंड डमी वेरिएबल्स। अब लिखिए टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 में आपकी मल्टी कोलिनियरिटी, सेकेंड वन heteroscedasticity, HETROSCEDASTICITY. Heteros means unequal, cedasticity means variance. So write down unequal variance. Third one, auto correlation. ये 3 टॉपिक आपका टॉपिक नंबर 3। अब आइए टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 में लिखो आप स्पेसिफिकेशन एरर। लिखो आपने स्पेसिफिकेशन एरर। इसमें आपको करना है अंडर फिटिंग, लिख लीजिए क्लियरली, अंडर फिटिंग अ मॉडल, अंडर फिटिंग अ मॉडल। सेकेंड वन ओवर फिटिंग अ मॉडल। थर्ड वन रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म, wrong functional forms। लिखा आपने थर्ड वन रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म्स। फोर्थ वन लिखिए, फोर्थ वन एरर्स इन मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट। इतनी बातें आपको स्पेसिफिकेशन एरर में करनी है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अंडर फिटिंग अ मॉडल, ओवर फिटिंग अ मॉडल, रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म एंड एरर्स इन मेजरमेंट। ये आपकी हो गई टॉपिक नंबर 4। अब आई टॉपिक नंबर 5। लिखिए टॉपिक नंबर 5 डायनेमिक इकोनोमेट्रिक मॉडल, डायनेमिक इकोनोमेट्रिक मॉडल। लिखा आपने टॉपिक नंबर 5। अब लिखिए टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 है आपका पैनल डेटा, पैनल डेटा मॉडल भी लिख सकते हैं आप, पैनल डेटा मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 7 इंस्ट्रूमेंटल, लिखिए इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स। लिखा आपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स। इसके बाद एक है साइमल्टेनियस, लिखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, इक्वेशन मॉडल।
और एक टॉपिक जो अभी रिसेंटली अटैच हुई है वो है लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपकी है लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक बार मैं आपको टॉपिक की लिस्टिंग कर दूं, इतने टॉपिक्स आपको करने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैट्रिक्स अप्रोच जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। बुक जो आपको फॉलो करनी है वो बेसिकली 3 बुक हैं जो आपको फॉलो करनी है। रादर से रीडिंग आपकी 3 बुक से होगी। एक है बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स, तो बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स बाय गुजराती, तो ये आपकी बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स की बुक्स है। ये कंटेंट आपका क्लियरली लिख लीजिएगा, बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स बाय गुजराती। ये रीडिंग आपकी मतलब जो रेफर करना है वहां से रेफर करना है। ये जो टॉपिक्स है जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, ठीक है, इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। इन टॉपिक्स के अंदर आप जो नई चीज़ें सीखोगे उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। मान लीजिए कोई पॉइंट न्यू आती है जो आपने पिछले सेमेस्टर में नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, वो आपको बेसिकली कंसंट्रेट करना होगा। तो यदि जो चीज़ें नहीं पढ़ रखी है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होनी चाहिए, जो आपने पढ़ रखी है उस पर कम कंसंट्रेशन होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, इसमें ज़्यादा इसकी वेटेज नहीं होगी आपकी, हार्डली 5-10 मार्क्स का 10 मार्क्स में मैक्सिमम मान रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा के पॉसिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करती है, और वो भी वो कंटेंट जो आपने पिछले सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है। जैसे फंक्शनल फॉर्म में यदि कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आता है तो ऑब्वियसली वही आपका इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, और जो पहले कर रखा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो आपको फॉलो करनी है, अगेन गुजराती की बुक फॉलो करनी है, लेकिन वो बुक है इकोनॉमेट्रिक्स बाय एग्जाम्पल। पहले वाले में क्या है, बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स, दूसरे केस में है इकोनॉमेट्रिक्स बाय एग्जाम्पल। नेक्स्ट आई स्पेसिफिकेशन एरर, अगेन आपको बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स वाले बुक से कवर करनी है बाय गुजराती, ठीक है। नेक्स्ट आई डायनेमिक इकोनॉमेट्रिक मॉडल, इसमें भी आपकी बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स की बुक आपको फॉलो करनी है। पैनल डेटा में भी आपको बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स फॉलो करनी है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल के लिए, क्योंकि बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स में इंस्ट्रूमेंटल का टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया है, तो उसके लिए उन्होंने रीडिंग चेंज कर रखी है, और उसके लिए आपको फॉलो करनी है इकोनॉमेट्रिक्स बाय ओल्ड्रिच। मैंने लिख दिया आपको नहीं, इकोनॉमेट्रिक्स, ठीक है, ओल्ड्रिच। ये बेसिकली एमए में, सॉरी रादर से डी स्कूल में जाएंगे तो सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाती है। डी स्कूल के अंदर सेकेंड ईयर में बेसिकली जो इकोनॉमेट्रिक्स है वो ओल्ड्रिच से पढ़ाई जाती है। तो बेसिकली वहाँ से एक टॉपिक उन्होंने एक माइनर सा लिया है, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल, ऑब्वियसली इकोनॉमेट्रिक्स बाय ओल्ड्रिच, यहाँ से आपकी रीडिंग होगी। लास्ट 2 टॉपिक के लिए वंस अगेन आपको बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स ही करना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाया कि ये जो टॉपिक्स हैं उसमें फंक्शनल फॉर्म वाला जो टॉपिक है, मतलब टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, इस पे आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और वेटेज भी ऑब्वियसली ये 2 कंटेंट, पहले ये अटैच किया गया था, अब ये अटैच किया गया, ये 2 कंटेंट बाद में अटैच किया गया। तो पहले वो 15 मार्क्स तक भी आ जाता था, वो 2 टॉपिक जिसमें फंक्शनल फॉर्म, डमी एंड बाकी 3 टॉपिक हैं, तो वो 15 मार्क्स तक कवर कर जाते थे 75 में। क्योंकि ये 2 टॉपिक्स उन्होंने अटैच कर दिया है, तो मेरे हिसाब से आप अटमोस्ट उसको 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं समझे, ठीक है। तो ये यानी कि इतने हैं। आपको मालूम है इकोनॉमेट्रिक्स में जनरली जो पहले वाला पैटर्न है कि आउट ऑफ 7 यू हैव टू डू 5, तो वो सेम पैटर्न इसमें भी कैरी ऑन रहेगी। मतलब जो 4th सेमेस्टर में आपने किया है, ठीक है, कि 7 क्वेश्चंस में से 5 करने होंगे, और जिसमें इन जनरल फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होती है, सेम पैटर्न आपका यहाँ भी है, 7 में से 5 करना है। किस टॉपिक की कितनी क्लियर वेटेज है वो क्लियर कट नहीं है, मतलब कौन से टॉपिक की कितनी वेटेज होगी वो क्लियर कट नहीं है। 7 में 5 करने हैं, ये आपको बेसिकली फॉलो करना, ठीक है। और किस टॉपिक में से आएगा वो क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा
कि ये जो है मैट्रिक्स अप्रोच टू लीनियर रिग्रेशन है, ऑब्वियसली इसमें से 15 मार्क्स की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन एरर आप ये मान के चलिए कि आपने स्पेसिफिकेशन एरर पहले भी पढ़ा है, जिसमें अंडरफिट ओवरफिट की नॉलेज थोड़ी सी आपकी है, यहाँ पूरा डिटेल में कवर किया जाएगा। रफली ये भी आप मान के चलो कि 15 के आसपास होगा, ठीक है। और डायनेमिक और पैनल, इनमें भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों बड़े टॉपिक है आपके, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटल साइमल्टेनियस, ये दोनों आपके छोटे टॉपिक हैं। लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल वंस अगेन एक बड़ा टॉपिक है। तो मैं एक रफ आइडिया ये बता रहा हूँ कि 75 में 10 तो आपका पिछले सेमेस्टर वाला जो टॉपिक है उससे, तो 65 में पहला टॉपिक मैंने रफली आपको बताया 15 के आसपास होना चाहिए। बाकी 50 मार्क्स में बाकी सारे टॉपिक्स होंगे, जिसमें 2 टॉपिक इंस्ट्रूमेंटल एंड साइमल्टेनियस, ये दोनों थोड़े कम कंटेंट वाले होंगे, बाकी सारे एज इट इज आपके कंटेंट वाले होंगे, जो उसको आपको ढंग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारी बातें मैंने आपको समझा दी है। अप्लाइड के अंदर ये सारी चीज़ें करनी है। रही बात प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल कॉलेज का पार्ट होगा, प्रैक्टिकल से इधर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, वो कॉलेज का पार्ट है, कॉलेज वाले कराएंगे। और 25 मार्क्स उसके लिए किया है, एलोकेट किया गया है, उन 25 मार्क्स के अंदर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अप्लाइड में बेसिकली प्रैक्टिकल वाला पार्ट कॉलेज के पास है। 75 मार्क्स का जो होगा वो बेसिकली ये जो मैंने आपको कंटेंट लिख के दिया है, इसी से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो सारी बातें मैंने आपको समझा दी। हम स्टार्ट करेंगे जहां से आपकी एक्चुअल स्टार्ट होती है, दैट इज मैट्रिक्स अप्रोच टू लीनियर रिग्रेशन। सो पुट द हेडिंग मैट्रिक्स अप्रोच टू लीनियर रिग्रेशन, पुट द हेडिंग मैट्रिक्स अप्रोच। उठ के आपने मैट्रिक्स अप्रोच टू लीनियर रिग्रेशन, मैंने आपसे कहा मैट्रिक्स अप्रोच, हेडिंग पुट कर ली। अब सबसे पहले कुछ बातें तो आपको मैट्रिक्स की जानकारी में होनी चाहिए, ठीक है। रादर से मैट्रिक्स में डिफरेंशिएशन कैसे होता है, मैट्रिक्स में थोड़ी बहुत मल्टीप्लिकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, वो मैं अभी आपको डिक्टेट कराऊंगा, ठीक है, कि वो नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैट्रिसेस की नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, जो बैकग्राउंड वहाँ जरूरत पड़ेगी आपको जब हम मैट्रिक्स अप्रोच में एंटर करेंगे, उससे पहले। तो उसके लिए एक एक करके आइए। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लिखिए और रो वेक्टर, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, और रो वेक्टर लिखिए पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉलम वेक्टर इज अ स्केलर। क्या लिखा आपने? A row vector post multiplied by a column vector is a scalar. Scalar means real number. देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेक्टर है u, लिखिए u1 u2 un। यानी कि वेक्टर जब भी लिखा जाता है वो इन जनरल कॉलम में लिखा जाता है, इसलिए मैंने वेक्टर u कॉलम में लिखा है, u1 u2 un। नेक्स्ट रो वेक्टर क्या होगी इसकी? u1 u2 un। u ट्रांसपोज मैंने लिख दिया है u1 u2 un। कोई दिक्कत? मैंने आपसे क्या कहा कि इन जनरल वेक्टर कॉलम में लिखी जाती है, तो मैंने आपके लिए लिख दिया वो आपकी रो वेक्टर होगी। मैंने आपको लिखवाया और रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ कॉलम वेक्टर इज अ स्केलर। स्केलर मीन्स रियल नंबर। तो मुझे बताइए और रो वेक्टर, तो रो वेक्टर मीन्स u ट्रांसपोज पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉलम वेक्टर दैट इज u। तो ये आपकी हो गई u1 u2 un। इसको मल्टीप्लाई किए
U1 U2 UN से, ठीक है। U1 U2 UN उसको मल्टीप्लाई करना है U1 U2 UN से। पहले तो ये साइज देख ली, इसमें कितने रो हैं, 1 रो n कॉलम्स, यहाँ कितने n रो एंड 1 कॉलम। तो मुझे बताइए 1 इंटू n इंटू 1 अल्टीमेटली क्या होगा 1 इंटू 1। तो 1 इंटू 1 में लिखिए, ये हो जाएगी U1 इंटू U1 दैट इज U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस UN स्क्वायर, ये आपकी 1 इंटू 1 हुई, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस UN स्क्वायर। तो मैंने आपसे कहा रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉलम वेक्टर इज अ स्केलर, तो स्केलर के फॉर्म में आपकी आ गई। नेक्स्ट आई देखिए सेकंड कंसेप्ट, लिखिए अब कॉलम वेक्टर, लिखिए अब कॉलम वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड, लिखिए अब कॉलम वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ रो वेक्टर, पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ रो वेक्टर, ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ रो वेक्टर, लिखिए इज अ मैट्रिक्स, अ कॉलम वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ रो वेक्टर इज अ मैट्रिक्स। लिखिए फॉर एग्जांपल रो वेक्टर हमारा क्या था, सॉरी कॉलम वेक्टर क्या था U और रो वेक्टर क्या था U ट्रांसपोज। तो कॉलम वेक्टर को यदि आप रो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैट्रिक्स मिलेगी। तो U पहले लिख ली, हमारा क्या है U1 U2 UN, और ये क्या है U1 U2 UN। साइज आ जाएगी, फर्स्ट वन n क्रॉस 1 है, ये वाला 1 क्रॉस n। तो आपको ये मालूम है 1 n, ये फाइनली क्या हो जाएगा n क्रॉस n। लेके दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज U1 स्क्वायर, नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट इज U1 U2, ऐसे लिखिए U1 UN। नेक्स्ट आई सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज U2 UN, U2 स्क्वायर, नेक्स्ट U2 UN, ऐसे लिखिए UN 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 U2, और ये हो गया आपका UN का स्क्वायर। तो ये हो गया U1 स्क्वायर U1 U2 UNN U2 UN U2 स्क्वायर U2 UN 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 U2 UN स्क्वायर, ठीक है। ये ऑब्वियसली आपकी n क्रॉस n मैट्रिक्स होगी। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, और रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ कॉलम वेक्टर इज अ स्केलर। सेकेंड वन, अ कॉलम वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ रो वेक्टर इज अ मैट्रिक्स। अब लिखिए थर्ड कंसेप्ट, यानी कि जो बात मैं आपको लिखवा रहा हूं यही आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम इसे जब मैट्रिक्स अप्रोच करेंगे टू लीनियर रिग्रेशन तो ये सब बातें आपकी डायरेक्ट हो जानी चाहिए, मतलब मैं आपको बताऊंगा उसके साथ ही वो क्लियर हो जानी चाहिए आपको। लिखिए थर्ड वन, लिखिए अ मैट्रिक्स, लिखिए अ मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय, लिखिए अ मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ कॉलम वेक्टर, अ मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ कॉलम वेक्टर इज अ कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। लिखिए अ मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ कॉलम वेक्टर इज अ कॉलम वेक्टर। अ मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ कॉलम वेक्टर इज अ कॉलम वेक्टर, मतलब एक मैट्रिक्स को आपको कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने मैट्रिक्स ली A11 A12 A1n, नेक्स्ट A21 A22 A2n, और लास्टली ली AN1 AN2 ANN।
मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, b1 कॉलम वेक्टर से, b2 bn। ठीक है, किस साइज की मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली n क्रॉस n, और ये क्या है, ये है n क्रॉस 1। आपको मालूम है n क्रॉस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑब्वियसली आएगा n क्रॉस 1। ठीक है, मैं उस रिजल्ट्स को लिख देता हूं, C1 C2 मल्टीप्लाई करके पूरा रिजल्ट नहीं निकाल रहा हूं, Cn। तो आपको ये स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए, अ मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉलम वेक्टर इज अ कॉलम वेक्टर। ठीक है, अब आइए फोर्थ कंसेप्ट। लिखिए फोर्थ कंसेप्ट में, लिखिए अ रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय, लिखिए अ रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स, पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स इज अ रो वेक्टर। A row vector post multiplied by a matrix is a row vector। ठीक है, तो सबसे पहले आप रो वेक्टर ले लो, कुछ भी ले लो आप, जैसे मैंने ले लिया a1 a2 an, साइज इसका जोड़ लिख दो 1 क्रॉस n, एक रो n कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स से, लिखो b11 b12 b1n, नेक्स्ट b21 b22 b2n, नेक्स्ट लास्ट वन bn1 bn2 bnn, मल्टीप्लाई करो, ये क्या है n क्रॉस n। तो ये हमारा 1 क्रॉस n था, ये n क्रॉस n है, अल्टीमेटली क्या आएगा, अल्टीमेटली आएगा 1 क्रॉस n। तो वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ C1 C2 Cn, दैट इज 1 क्रॉस n। तो मैंने आपको 4 स्टेटमेंट लिखवाए, इन चारों स्टेटमेंट को क्रैम करना, ऑल्दो मैंने सब पे एक एग्जाम्पल आपको दे दिया है, ठीक है, लेकिन चारों क्रैम्ड रहने चाहिए आपको। पहला, और रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ कॉलम वेक्टर इज अ स्केलर। सेकेंड वन, अ कॉलम वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ रो वेक्टर इज अ मैट्रिक्स। थर्ड वन, अ मैट्रिक्स post multiplied by a column vector is a column vector. Fourth one, a row vector post multiplied by a matrix is a row vector। जैसे मुझे याद है वैसे आप ये 4 स्टेटमेंट याद कर लोगे, जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसे यूज कर लेंगे एज अ स्टेटमेंट फॉर्म में कि भाई फाइनली आ क्या रहा है रिजल्ट। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट आपको याद करना है। अब इसके अलावा एक चीज जो जरूरत है वो है मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन की। तो लेकिन हेडिंग पुट करिएगा मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन, पुट द हेडिंग मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन। हेडिंग पुट कर लिया ना आपने, उसमें लिखिए रूल नंबर 1, लिखिए लेट a इज इक्वल टू a1 a2 an, क्या लिखा आपने, लेट a इज इक्वल टू a1 a2 an बी अ वेक्टर ऑफ रियल नंबर्स। लिखिए बी अ वेक्टर ऑफ रियल नंबर्स। आगे लिखिए लेट x इज इक्वल टू, लिखिए लेट x इज इक्वल टू x1 x2 xn be a vector of variables। लिखिए be a vector of variables, लिखिए then x ट्रांसपोज क्या आ जाएगा,
x1 x2 xn। ठीक है, आगे लिखिए कंसीडर, लिखिए कंसीडर x ट्रांसपोज a। आपको मालूम है ये हो जाएगा x1 x2 xn, मल्टीप्लाई किससे होगा, a1 a2 an, इससे मल्टीप्लाई करना। आपके नॉलेज में ही रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉलम वेक्टर इज अ स्केलर, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस an x। ठीक है, ये 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स में आएगी आपकी। ऑब्वियसली 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स में जो भी आती है वो रियल नंबर ही होता है। तो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस an x। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आप ये भी करेंगे, लिखिए और a ट्रांसपोज into x, तो भी आपकी यही बात आएगी। a1 a2 n को मल्टीप्लाई कर दें x1 x2 xn से, तो भी आपकी वही बात आएगी, दैट इज a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस an xn, तो भी रिजल्ट आपकी सेम होगी। इन दोनों में से कोई भी कर लीजिए। ठीक है, क्लियर? अब आइए नेक्स्ट, इसे हम डिफरेंशिएट करें। ऑब्वियसली ये x1 x2 xn का फंक्शन बाय a1 x1, a1 तो आपकी कांस्टेंट है, a1 a2 an, तो बेसिकली ये जो फंक्शन है वो x1 x2 xn का फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? ऑब्वियसली x1 x2 xn के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगी। ठीक है, तो आ जाइए एक एक करके डिफरेंशिएट करें। लेके डेल x ट्रांसपोज a डेल x1, ये आपकी a1 होगी। नेक्स्ट डेल x ट्रांसपोज a डेल x2, ये आपकी a2 होगी। नेक्स्ट डेल x ट्रांसपोज a डेल xn, ये आपकी an हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर? भाई हमने एक एक करके डिफरेंशिएट कर दिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगी, एक एक करके डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार x1 के रिस्पेक्ट में, एक बार x2 के रिस्पेक्ट में, एक बार xn के रिस्पेक्ट में। अब लिखिए इन मैट्रिक्स फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लेकिन इन मैट्रिक्स फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। मैट्रिक्स फॉर्म के लिए आप नेक्स्ट स्टेप में यही इंफॉर्मेशन वंस अगेन कॉपी करो और उसमें मैट्रिक्स लगा दो, सेम कॉपी करके मैट्रिक्स लगा दो और इधर भी मैट्रिक्स लगा देना। ठीक है, क्लियर? ऑब्वियसली ये आपकी हो जाएगी डेल x ट्रांसपोज a विथ रिस्पेक्ट टू डेल x, और ये आपकी हो जाएगी ऑब्वियसली वेक्टर a। ये आपके नॉलेज में होना चाहिए कि डेल x ट्रांसपोज a विथ रिस्पेक्ट टू डेल x ऑब्वियसली a होता है। ठीक है, ये आपकी रूल नंबर 1 है। ये आपकी होगी डेल x ट्रांसपोज a विथ रिस्पेक्ट टू डेल x, ये इसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, और ये आपकी ये होगी। तो बेसिकली रूल ये कह रही है कि डेल x ट्रांसपोज a विथ रिस्पेक्ट टू डेल x ऑब्वियसली a होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? या इक्वल टू ये भी लिखा जा सकता है, डेल a ट्रांसपोज x विथ रिस्पेक्ट टू डेल x, ये भी आपकी a होगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये आपके काम आएगा क्योंकि x वेरिएबल है, तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही चीज़ों को देखिए, तो ये दोनों आपके इक्वल हो गए। तो रूल नंबर 1 है डेल x ट्रांसपोज a, x क्या है? वेरिएबल्स है, मैट्रिक्स ऑफ सॉरी वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स, और a क्या है? वेक्टर ऑफ रियल नंबर्स। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको देगा वेक्टर a। ठीक है, तो रूल नंबर 1 आपको यही याद रखना। अब आइए रूल नंबर 2। लिखिए लेट कैपिटल A
लिखिए लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू A1 A2 A3 3 तक ही ले रहा हूं मैं, n तक जा सकता था लेकिन n तक कॉम्प्लिकेशन आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं 3 तक ले रहा हूं, लेकिन आप इसे ये सोचेगा कि ये n तक कवर किया जा सकता है। और इसे लिखिए सॉरी फॉर दैट, इसको सही कीजिएगा, ये A11 A12 A13 है। मैं आपको थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ, A12 A13 और लिखिए A21 A22 A23, नेक्स्ट A31 A32 A33। लिखिए लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A33 A31 A32 A33। लिखिए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लिखिए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर्स, लिखिए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर्स। लिखा आपने, आगे लिखिए लेट कैपिटल एक्स, लिखिए लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू x1 x2 xn। लिखिए लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू x1 x2 xn बी अ वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स, लिखिए बी अ वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। लिखिए देन कंसीडर, लिखिए देन कंसीडर, लिखिए देन कंसीडर x ट्रांसपोज AX, ये हमें कंसीडर करना। तो x ट्रांसपोज लिखिए क्या आ जाएगा, x1 x2 सॉरी ये 3 तक आपको लिखना है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वो आपने 3 तक लिया है तो ऑब्वियसली 3 तक लिखना है। लेट x इज इक्वल टू x1 x2 x3, डॉट डॉट करके मत लिखिएगा, ठीक है। लेट x1 x2 x3, उसे मैंने ठीक कर दिया। लेट इसे ठीक कर लिया। लेट x इज इक्वल टू x1 x2 x3 बी अ वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि मैं आपके पास 3x3 ले रहा हूँ ए मैट्रिक्स को, ठीक है। तो मैंने x को x1 x2 x3 लिया। अब आगे क्या लिखा आपने, देन कंसीडर x ट्रांसपोज AX, तो ये हो गया x1 x2 x3। यहाँ लिखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और यहाँ लिखिए x1 x2 x3, ठीक है। अब आइए जरा हम मल्टीप्लाई करें। पहले तो ये देखिए और रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स इज अ रो वेक्टर। भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रो वेक्टर आएगा, और रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स इज अ रो वेक्टर। अब जब रो वेक्टर आ जाएगा तो आप कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर आएगा। सो अ रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स इज अ रो वेक्टर, मतलब इन दोनों से आपके रिजल्ट, पहले दो से रिजल्ट आपकी रो वेक्टर आएगी, उसको पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे आप, पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ कॉलम वेक्टर, तो क्या आएगा आपके पास, ऑब्वियसली स्केलर। स्केलर मीन्स 1x1 मैट्रिक्स। तो वो जो रिजल्ट आएगी वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इस रिजल्ट से हमें कोई लेना देना है नहीं, मैं तो सिर्फ आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ और डिफरेंशिएशन के रूल्स बता रहा हूँ। तो आपको मिलेगा A11 x1 इंटू x1, आप इसे कह सकते हैं A11 x1 इंटू x1। नेक्स्ट आप इसे कह सकते हैं x1 स्क्वायर। नेक्स्ट A12
x1 x2, next a13 x1 x3, next a21 x2 x1, next a22 x2 x2, next a23 x2 x3, next a31 x3 x1, next a32 x3 x2 और लास्ट a33 x3 इंटू x3। ये रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आपको मैंने लिखवाया लेट कैपिटल A इज इक्वल टू A11 A12 A13 और A21 एंड सो ऑन बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर। तो सिमेट्रिक का मतलब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि AIJ किसके इक्वल होगा, AJI के, रादर से A12 जो उसका एलिमेंट होगा वो A21 के इक्वल होगा, ऐसे A13 A31 के इक्वल होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब आपके ऐड होंगे। जैसे ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, ये बेसिकली इसके साथ अटैच हो जाएगा A12 वाला, ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपके। क्लियर? तो आपके पास ये पोजीशन होगी। ठीक है, अब भाई एक एक करके डिफरेंशिएशन करें। आपको मालूम है A1 A2 A3 मतलब A11 A12 A13 ये सब जो है ये आपके रियल नंबर्स है। तो वेरिएबल्स कौन है, वेरिएबल्स है x1 x2 x3। तो एक बार डिफरेंशिएशन आपकी x1 के रिस्पेक्ट में होगी, एक बार डिफरेंशिएशन x2 के रिस्पेक्ट में होगी और एक बार डिफरेंशिएशन x3 के रिस्पेक्ट में होगी। तो यदि आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ क्या आएगा रिजल्ट। पहले सही ढंग से लिख लीजिएगा, A11 x1 स्क्वायर प्लस 2 A12 x1 x2 प्लस 2 A13 x1 x3 प्लस 2 लिखिए 2 A22 x2 स्क्वायर, नेक्स्ट 2 A23 x2 x3 प्लस A12 मैंने लिख ही दिया। क्लियर? तो A12 और A21 वाला एलिमेंट आपका कंबाइन हो जाएगा, ऐसे A13 A31 वाला कंबाइन हो जाएगा, ऐसे ही A23 और A32 वाला कंबाइन हो जाएगा, इसलिए सारे ट्वाइस हो गए। और लास्ट आपका होगा A33 x3 स्क्वायर। एक जो मिस्टेक है वो मैं सही कर देता हूं, A22 वाला ट्वाइस नहीं होगा आपका, ये वन टाइम होगा, ये वन टाइम होगा, मैंने इसे रिमूव कर दिया। A11 वन टाइम होगा, A22 वन टाइम होगा, पहले भी मैंने आपको वन टाइम ही लिख के दिया है, और A33 वन टाइम होगा। बाकी ये सब ट्वाइस क्यों हुए, क्योंकि A12 A21 के इक्वल होगा, A13 A31 के इक्वल होगा और A23 A32 के इक्वल होगा, इसलिए बाकी सारे ट्वाइस। अब एक एक करके आई डिफरेंशिएशन कर, डेल एक्स ट्रांसपोज AX विथ रिस्पेक्ट टू डेल x1, ये आ जाएगी 2 A11 x1 प्लस 2 A12 x2 प्लस 2 A13 x3, ये पहला। नेक्स्ट डेल एक्स ट्रांसपोज AX विथ रिस्पेक्ट टू डेल x2, ये क्या आ जाएगी 2 A21 x1, लिखिए नेक्स्ट प्लस 2 A22 x2 प्लस 2 A23 x3। इस टर्म्स में आपको लिखना होगा डिफरेंशिएट करने के बाद, मतलब लिखते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि पहले में A11 होगा, दूसरे में A12 होगा, तीसरे में A13 होगा, नेक्स्ट A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा। उसी पैटर्न पे लिखिए डेल एक्स ट्रांसपोज AX विथ रिस्पेक्ट टू डेल x3, ये आपकी हो जाएगी 2 A31 x1, नेक्स्ट
2a32 x2 प्लस 2a33 x3। क्लियर? इस पैटर्न पे लिख देना है। ऑल्दो a12 a21 के इक्वल है, ये आपके नॉलेज में पहले से है। a13 a31 के इक्वल है, तो जहाँ a12 मैंने लिखा था वो दूसरे केस में मैंने a21 लिख दी। तो वो लिखने का तरीका है, बाकी कुछ और नहीं। अब लिखिए इन मैट्रिक्स फॉर्म, लिखिए इन मैट्रिक्स फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मैट्रिक्स फॉर्म में आई डेल एक्स ट्रांसपोज ax डेल x1 डेल x ट्रांसपोज ax डेल x2 डेल x ट्रांसपोज ax डेल x3। इनमें 2 कॉमन ले लीजिएगा। 2 कॉमन लेने के बाद जो आपके पास रह जाएगा वो हो जाएगा a11 a12 a13, नेक्स्ट a21 a22 a23, नेक्स्ट a31 a32 a33, और यहाँ लिखिए x1 x2 x3। मतलब ये जो टर्म मैंने आपको यहाँ लिख के दिया था वो बेसिकली इसमें आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, रादर से इसमें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब ये आपकी हो गई डेल, इसे इंडिकेट किए डेल एक्स ट्रांसपोज एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स इज इक्वल टू 2ax। ये आपकी रूल नंबर 2 हुई जिसे मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, रूल नंबर 2 जो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। अब टोटल मैंने आपको 6 रूल्स बताए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले 4 रूल तो बहुत सिंपल है जो मैट्रिक्स के, बाकी 2 डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं वो दोनों आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि रीजन आप जो भी लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे वो मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे, और मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन भी आपको आना चाहिए। तो मैंने 4 उधर लिखवाए आपको, और रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉलम वेक्टर इज अ स्केलर, और कॉलम वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय रो वेक्टर is a matrix. A matrix post multiplied by a column vector is a column vector. Next, a row vector post multiplied by a matrix is a row vector. 4 तो वो हो गए। नेक्स्ट 2 रूल यहाँ बताए, डेल एक्स ट्रांसपोज ए विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स आपकी होगी ए। नेक्स्ट अभी जो बताया रूल नंबर 2, डेल एक्स ट्रांसपोज ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स इज इक्वल टू 2ax हो। इतनी बातें जब आपके नॉलेज में होगी तो आप मैट्रिक्स अप्रोच टू लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करें मैट्रिक्स अप्रोच टू लीनियर रिग्रेशन। अब आपकी स्टार्ट हुई मैट्रिक्स अप्रोच टू लीनियर रिग्रेशन। अब यहां से एक्चुअल आपकी स्टार्ट हो रही है। इससे पहले हम उनके फंडामेंटल्स को डील कर रहे थे जो बेसिकली हमारे इकोनोमेट्रिक्स वाले पार्ट के अंदर काम आएगा। ठीक है, तो 6 फंडामेंटल्स मैंने आपको बता दिए। अब हम मैट्रिक्स अप्रोच को करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो लिखिए स्टार्ट करें। लिखिए द kth वेरिएबल, राइट ऑन द kth वेरिएबल पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। लिखिए द kth वेरिएबल पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लिखिए द kth वेरिएबल पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लिखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x2i प्लस β3 x3i प्लस βk xki। एक्सपेक्टेशन ऑफ y है इसलिए β1 प्लस β2 x2i प्लस β3 x3i प्लस βk xki। ठीक है, आगे लिखिए एस्टोकास्टिक फॉर्म, एस्टोकास्टिक फॉर्म लिखिए yi इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x2i प्लस β3 x3i प्लस βk
एक्स के आई प्लस यू आई। ठीक है, क्लियर। लेकिन आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन। अब एक एक करके आइए। थोड़ी देर के लिए ये सपोज कीजिए कि y आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है, y आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, और x2 सपोज उसकी प्राइस है, क्लियर, खुद की प्राइस, x3 सपोज इनकम, क्लियर। ऐसे x4 उसका किससे किससे गवर्न होता है? एक तो खुद के प्राइस से क्वांटिटी डिमांडेड गवर्न होती है, दूसरा किससे गवर्न होती है? इनकम से गवर्न होती है, तीसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से गवर्न होती है, क्लियर। तो वो सब उसके फैक्टर्स हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड इज गवर्न बाय इट्स ओन प्राइस, इनकम, ठीक है, एंड आगे बढ़ जाइए तो प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड एंड सो ऑन, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 1 2 3 एन का क्या मतलब है? मतलब यदि हम आई यदि 1 रखेंगे तो बेसिकली फर्स्ट पर्सन की 2 1 मतलब फर्स्ट पर्सन की जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो निकलेगी, ठीक है, क्लियर। और ऐसे ही 2 रखेंगे तो क्या आएगी? सेकंड पर्सन की आएगी। एन रखेंगे क्या होगा? nth पर्सन की आएगी। एक एक करके आई। सबसे पहले हमने 1 पुट किया, y1 मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फर्स्ट पर्सन, प्लस β1 β2 x21 सपोज उसकी इनकम है, मतलब फर्स्ट पर्सन की इनकम। ऐसे β3 x31 प्लस βk xk1 प्लस u1। आप एक बार 1 रख दिए, फर्स्ट पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ऐसे ही 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा β1 प्लस β2 x22 प्लस β3 x32 प्लस βk xk2 प्लस u2। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। ऐसे ही nth पर्सन आ जाएगी तो जाएगा β1 प्लस β2 x2n प्लस β3 x3n प्लस βk xkn प्लस un। ये मैंने अलग अलग सारे इंफॉर्मेशन लिख दिए, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड nth पर्सन। अब आइए इन मैट्रिक्स फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लिखिए y1 y2 yn। नेक्स्ट आई β1 का क्वेश्चन क्या है? ऑब्वियसली 1, लिखिए 1। β2 का क्वेश्चन क्या है? x21। β3 का क्वेश्चन क्या है? x31। βk का क्वेश्चन क्या है? xk1। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन वाली फिर से आएगा 1 x22 x32 xk2, ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट आई लास्ट वन 1 x2n, नेक्स्ट x3n xkn, ठीक है, क्लियर। इस मैट्रिक्स को क्लोज करो और यहां लिखो β1 β2 βk, लिखा आपने। नेक्स्ट उसके बाद लिखो प्लस u1 u2 un। एक बार साइज क्लियर करो। पहले की साइज क्या है? n क्रॉस 1। नेक्स्ट इसकी साइज क्या है? मुझे बताओ। ये आपकी n क्रॉस k, n क्रॉस k मतलब n कॉलम्स, सॉरी n रोज है आपके, k कॉलम्स है। नेक्स्ट इसे आ जाइए, ये क्या है? ये है आपका k रोज एंड 1 कॉलम। एक बार देख लीजिए, n क्रॉस 1 था,
वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n क्रॉस k इंटू k क्रॉस 1, ऑब्वियसली n क्रॉस 1 आएगा। ठीक है, तो एक बार जो भी चीज़ें लिखें उसका साइज जरूर चेक करें। ऐसा नहीं कि कुछ अपवर्ड आपने लिख दिया है तो यदि साइज प्रॉपर होगी नहीं तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकती। तो n क्रॉस k इंटू k क्रॉस 1 ऑब्वियसली आ जाएगी n क्रॉस 1, और लास्ट वाले में तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये आपकी n क्रॉस 1। ठीक है, तो हमने साइज चेक कर लिया है, वो बिल्कुल सही लिखा गया है, कोई दिक्कत? अब एक एक करके नेम पुटअप करो। इसे हमने नेम दिया y। y कुछ लोग स्मॉल भी लिखते हैं, कुछ लोग कैपिटल भी लिखते हैं, वो आपकी मर्जी है कि क्या सिंबल लिखेंगे आप। इसे हमने कहा x, ये हमारी हो गई बीटा, और ये हमारी हो गई u। तो बेसिकली आपके पास जो फंक्शन आया वो आया y इज इक्वल टू एक्स बीटा प्लस u। हम इसे कहते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीआरएफ। हम इसे कहते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीआरएफ। लिख लिया आपने, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीआरएफ, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। अब आइए सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। लिखिए सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, फिर से लिखिए kth वेरिएबल सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। लिखा आपने kth वेरिएबल सैंपल रिग्रेशन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखिए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लिखिए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लिखिए yi इज इक्वल टू बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट x2i प्लस बीटा 3 हैट x3i प्लस बीटा k हैट xki प्लस ui हैट भी लिख सकते हैं आप, या ei भी लिख सकते हैं। ui हैट भी लिख सकते हैं, या फिर ei लिखना चाहें तो ei लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए वेर i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। ठीक है, सेम बात अब यहाँ रिपीट होगी आपकी, एक एक करके ओपन करेंगे तो क्या आएगा, y1 इज इक्वल टू बीटा 1 हैट प्लस बताइए बीटा 2 हैट x21 प्लस बीटा 3 हैट x31, ऐसे ही बीटा k हैट xk1 प्लस e1। इनिशियली मैं थोड़ा ज़्यादा लिख रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि रीज़न जितना आप लिखेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी, और बाद में आप थोड़ा स्टेप कम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे आएगी y2 इज इक्वल टू बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट x22 प्लस बीटा 3 हैट x32 प्लस बीटा k हैट xk2 प्लस e2। नेक्स्ट ऐसे ही आ जाइए yn, लिखिए बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट x2n प्लस बीटा 3 हैट x3n प्लस बीटा k हैट xkn प्लस en। ठीक है यहाँ तक? अब फिर से आ जाइए इन मैट्रिक्स फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लिखिए y1 y2 yn, ऐसे लिखिए 1 x21 x22 x2n, sorry x21 x31, sorry for that, x31, और ये हो जाएगा xk1।
मैंने पहले जो है वो भी आपकी पोजीशन में एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, वो ठीक है। तो उसी पैटर्न पे आपको लिखना है वन, सबका वन वाला इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन x22, नेक्स्ट x32, xk2, और लास्ट लिखिए वन x2n, x3n, xkn, और यहाँ लिखिए बीटा वन हैट, बीटा टू हैट, बीटा के हैट, और प्लस E1, E2, En। ठीक है, ये आपका y है, ये आपका x है, और ये बीटा हैट है, एक एक करके इंडिकेट कर दिए। ये आपका y, ये आपका x, ये आपकी बीटा हैट, और ये आपकी लिखिए देयरफॉर y इज इक्वल टू x बीटा हैट प्लस e। ये आपकी हो गई मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ SRF। ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन PRF की कर दी मैंने, आपकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन SRF की भी कर दी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। लिखिए OLS मेथड, लिखिए OLS मेथड, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। लिखिए ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। आपको मालूम है OLS मेथड में हम मिनिमाइज किसको करते हैं? मिनिमाइज करते हैं समेशन EI स्क्वायर। तो लिखिए मिनिमाइज समेशन EI स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखिए दैट इज मिनिमाइज, लिखिए E1, E2, En, और यहां लिखिए E1, E2, En। आपको मालूम है, और रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर इज अ स्केलर, मतलब इसको इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको, तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा समेशन EI स्क्वायर। ठीक है, और रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ कॉलम वेक्टर इज अ स्केलर। ठीक है, तो लिखिए दैट इज मिनिमाइज। आपको मालूम है ये हमारा E ट्रांसपोज है, लिखिए E ट्रांसपोज, और ये हमारा E है, देखिए E ट्रांसपोज E। बेसिकली आपको यहाँ मिनिमाइज करना है E ट्रांसपोज E को। ठीक है, अब लिखिए वी हैव E, लिखिए कंसीडर, मिनिमाइज करने से पहले E ट्रांसपोज E आपको निकालना होगा। तो लिखिए E ट्रांसपोज इंटू E। E ट्रांसपोज हमारा क्या है, इधर से देखिए E ट्रांसपोज, पहले हमारा E क्या होगा, y माइनस एक्स बीटा हैट। y क्या होगा, x माइनस वाई, सॉरी E होगा y माइनस एक्स बीटा हैट, उसी का ट्रांसपोज करना होगा। तो लिखिए y माइनस एक्स बीटा हैट होल का ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा y माइनस एक्स बीटा हैट। ठीक है, नेक्स्ट आई, इनको मल्टीप्लाई करने से पहले आप इसमें प्रॉपर्टी लगाइए, y ट्रांसपोज माइनस एक्स बीटा हैट का ट्रांसपोज क्या होगा, बीटा हैट ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज। जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है वो लगानी है, बीटा हैट ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज, और यहाँ लिखिए y माइनस एक्स बीटा हैट। अब मल्टीप्लाई किए, पहला वाला हो जाएगा y ट्रांसपोज y ट्रांसपोज को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ट्रांसपोज y होगा। नेक्स्ट y ट्रांसपोज x बीटा हैट, नेक्स्ट माइनस बीटा हैट ट्रांसपोज x ट्रांसपोज y, नेक्स्ट प्लस
बीटा हैट ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा हैट। ठीक है, कोई दिक्कत? वाई ट्रांसपोज वाई ट्रांसपोज एक्स बीटा हैट माइनस क्या बीटा हैट एक्स ट्रांसपोज वाई प्लस बीटा हैट एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा हैट। ये आपकी पॉसिबिलिटी बनी। ठीक है, अब आइए डिफरेंशिएशन करने से पहले वाई ट्रांसपोज क्या आपका, वाई ट्रांसपोज वाई क्या था, कॉलम वेक्टर, तो वाई ट्रांसपोज क्या होगा, ऑब्वियसली रो वेक्टर। तो रो वेक्टर और रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ कॉलम वेक्टर। ठीक है, और रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ कॉलम वेक्टर इज अ स्केलर। ठीक है, नेक्स्ट आई रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कौन है एक्स, तो रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स, पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स, ठीक है, इज अ रो वेक्टर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम वेक्टर से। तो ये हो गया रो वेक्टर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम वेक्टर से, तो वंस अगेन क्या आएगा, ये भी आएगा स्केलर। आपको अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, स्केलर। अब यहाँ इसको भी देखिए, और ये हो जाएगा रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स, और रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स, ठीक है, इज अ रो वेक्टर, और उसे कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वंस अगेन स्केलर आएगा। ये तीनों के तीनों आपके स्केलर। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएशन, आपको ही मालूम है कि हमें डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करते हैं हम बीटा 1 हैट, बीटा 2 हैट, बीटा 3 हैट, बीटा के हैट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ उसकी जगह कौन होगा, बीटा हैट। तो आपको डिफरेंशिएशन करना है बीटा हैट के रिस्पेक्ट में, लेकिन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू बीटा हैट। हाँ, डिफरेंशिएट करने से पहले, सॉरी फॉर दैट, एक स्टेप और जाइए। आप पहले इसे लिखिए वाई ट्रांसपोज वाई। ये दोनों, पहले तो ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज है, मतलब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, मतलब सेकेंड वन का ट्रांसपोज करेंगे तो थर्ड वन आ जाएगा। इज इट ट्रू? तो बेसिकली दोनों के दोनों क्या है, स्केलर है, रादर से रियल नंबर। इसका मतलब दोनों सेम ही नंबर, क्योंकि रियल नंबर का ट्रांसपोज रियल नंबर ही होता है, सेम नंबर। तो ये भी स्केलर है, सेकेंड वन भी स्केलर है, और थर्ड वन भी आपका स्केलर है। तो इन दोनों, ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है। आपको मालूम है वाई ट्रांसपोज एक्स बीटा हैट का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, बीटा हैट ट्रांसपोज, आगे बताइए एक्स ट्रांसपोज, और वाई ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है वाई। तो ये बेसिकली ये दोनों सेम एक्सप्रेशन, तो ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है, तो इनको आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 2 बीटा हैट ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज वाई। ठीक है, और लास्ट वन एज इट इज बीटा हैट ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा हैट। ठीक है, मैं साइड में रीजन भी लिख देता हूं, और आपको भी लिखना चाहिए एग्जामिनेशन में, एज इन दोनों को ऐड क्यों किया, क्योंकि वाई ट्रांसपोज एक्स बीटा हैट का ट्रांसपोज क्या होगा, बीटा हैट ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज वाई। ठीक है, अब आपको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू बीटा हैट, लेके डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू बीटा हैट, लेके डेल ई ट्रांसपोज ई डेल बीटा हैट। आपके भी नॉलेज में है कि इसमें बीटा हैट आपकी है नहीं फर्स्ट वन वाले में, तो यदि बीटा हैट है ही नहीं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगी, तो ये तो हो गई जीरो। अब रही बात इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, डेल बीटा हैट एक्स ट्रांसपोज वाई डेल बीटा हैट, और एक हुआ डेल बीटा हैट एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा हैट अपॉन डेल बीटा हैट। ठीक है, हाँ मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पहले तो मैंने आपको जो लिखवाया था उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट वन था रूल नंबर, ये मैंने सही ढंग से नहीं लिखा,
या आपकी ट्रांसपोज। ठीक है, मैंने रूल नंबर 1 आपको लिखवाया था एक्स ट्रांसपोज ए। एक्स ट्रांसपोज ए का जो डिफरेंशिएशन होगा वो बेसिकली ए होगा। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स ट्रांसपोज ए मैं यहाँ क्लियरली आपको इंडिकेट कर देता हूँ, जिससे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में लिखना नहीं है। ठीक है, रूल नंबर 1 था हमारा, क्या था? डेल एक्स ट्रांसपोज ए विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स, ये हमारा ए था। तो मुझे बताइए सेम पैटर्न पे डेल बीटा हैट ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज वाई विथ रिस्पेक्ट टू डेल बीटा हैट इज इक्वल टू क्या होगा भाई? एक्स ट्रांसपोज की जगह पहले तो ये ध्यान रखिए, एक्स ट्रांसपोज की जगह बीटा हैट ट्रांसपोज आ गया और ए की जगह एक्स ट्रांसपोज वाई आ गया, और नीचे एक्स है तो वो बीटा हैट ट्रांसपोज की जगह बीटा हैट आ गया। तो जो एक्स ट्रांसपोज है वो यहाँ बीटा हैट ट्रांसपोज है, और जो एक्स है वो बेसिकली बीटा हैट है, और जो ए है वो हमारा एक्स ट्रांसपोज वाई है। ठीक है, तो मुझे बताइए ये रिजल्ट क्या देगा? जैसे ये रिजल्ट होता है ए, वैसे ही हमारा रिजल्ट आएगा एक्स ट्रांसपोज वाई। तो आप इसे लिखिए एक्स ट्रांसपोज वाई। क्लियर? रूल नंबर 1 समझ में आ गई। अब आइए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 भी मैं आपके लिए लिख रहा हूं। क्या था रूल नंबर 2? डेल एक्स ट्रांसपोज ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स इज इक्वल टू 2ax। यही था। सेम पैटर्न पे लिखिए डेल बीटा हैट ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा हैट विथ रिस्पेक्ट टू डेल बीटा हैट। ठीक है, क्लियर? ये क्या हो जाएगा? 2 बाई बीटा हैट ट्रांसपोज, तो हो गया बेसिकली एक्स ट्रांसपोज की जगह, बीटा हैट ट्रांसपोज हो गया एक्स ट्रांसपोज की जगह, कैपिटल ए की जगह हो गया एक्स ट्रांसपोज एक्स, कैपिटल ए की जगह हो गया एक्स ट्रांसपोज एक्स, और एक्स की जगह हो गया बीटा हैट, और नीचे जो एक्स है उसकी जगह तो ऑब्वियसली बीटा हैट होगा ही होगा। तो ये बेसिकली आएगा 2ax। ए क्या है हमारा? ए है एक्स ट्रांसपोज एक्स। ठीक है, ए हो गया हमारा, और साथ में एक्स भी आएगा, एक्स का मतलब बीटा हैट। तो 2ax है, तो 2 तो लिखिए ही लिखिए, ए की जगह लिख दिए एक्स ट्रांसपोज एक्स, और बीटा हैट मतलब एक्स की जगह लिख दिए बीटा हैट। तो ये दोनों डिफरेंशिएशन के रूल्स मैंने आपको बता दिए। इसी पैटर्न पे इसको मैं क्लोज कर रहा हूं। ये आपको एग्जामिनेशन में दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख लीजिएगा। तो मुझे बताइए उसके अकॉर्डिंग पहला वाला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेल ई ट्रांसपोज ई विथ रिस्पेक्ट टू डेल बीटा हैट इज इक्वल टू क्या आएगा? पहला वाला हो जाएगा -2x ट्रांसपोज y, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 2x ट्रांसपोज x बीटा है। ठीक है, क्लियर? मैंने आपको क्लियरली ये बात लिख के दी और डिफरेंशिएशन सामने लिख ही दिए थे। अब डिफरेंशिएशन तो आपकी हो गई। अब आपको मालूम है मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते हैं। तो लिखिए पुट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, मतलब आप इसको 0 कर दो। लिखो -2x ट्रांसपोज y 2x ट्रांसपोज x बीटा हैट, ये आपकी हो जाएगी 2x ट्रांसपोज y इज इक्वल टू 2x ट्रांसपोज x बीटा हैट। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल आउट, ये आपकी हो जाएगी x ट्रांसपोज y इज इक्वल टू x ट्रांसपोज x इनटू बीटा हैट। ये आपकी कहलाएगी नॉर्मल इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। लेकिन नॉर्मल इक्वेशन है ये आपकी इन मैट्रिक्स फॉर्म, क्लियरली लिख ली।
नॉर्मल इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब रही बात आपको आपका अननोन कौन है, तो ऑब्वियसली अननोन है बीटा हैट, तो हमें बीटा हैट निकालना है। तो बीटा हैट कैसे निकालेंगे, लेकिन दिस इंप्लाइज बीटा हैट इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स ये मान लीजिए ए एक्स है इज इक्वल टू बी, देन एक्स इज इक्वल टू देन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है ए इनवर्स बी। तो मुझे बताइए ए इनवर्स का मतलब किसको ए माना था आपने, एक्स ट्रांसपोज एक्स को, तो एक्स ट्रांसपोज एक्स का इनवर्स होगा और बी आपका एक्स ट्रांसपोज वाई होगा। तो आपने पढ़ा होगा ए एक्स इज इक्वल टू बी देन एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए बी ले लो, उसको ए ले लो, ठीक है। तो बीटा हैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई। ये इंफॉर्मेशन को भी आप ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम समझ में आ गई इतनी बातें। तो बेसिकली एक तो नॉर्मल इक्वेशन हो गई, एक इनवर्स से आपकी ये पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। इनवर्स लगाना वैसे जरूरी नहीं होता है, आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो बेसिकली ओएलएस मैंने आपके लिए डिराइव कर दी, ठीक है। अब रही बात कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको 2 वेरिएबल में बताऊंगा और फिर एक्चुअल में तो आपको 3 वेरिएबल ही करना है, ठीक है। 4 वेरिएबल में इन जनरल होने के चांसेस क्वेश्चन कम है, लेकिन फिर भी 3 वेरिएबल बेयर मिनिमम है ये यानी कि, ठीक है। लेकिन मैं ऑल्दो एग्जांपल 2 वेरिएबल का भी दे रहा हूँ, लेकिन आपको एक्चुअली 3 वेरिएबल का करना है और भी मैट्रिक्स फॉर्म में करना है। मतलब बेसिकली एक मैट्रिक्स मेथड की जरूरत ही मल्टीपल रिग्रेशन को होती है, 2 वेरिएबल रिग्रेशन को मैट्रिक्स अप्रोच की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैं आपको पीछे वाले सेमेस्टर से रिलेट करके बताऊंगा जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो लिखिए, स्टार्ट करें। हेडिंग पुट किए। हाँ, एक बात, बीटा हैट आपको मालूम है कि किसका एस्टिमेटर है, ऑब्वियसली बीटा का। तो यहां लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा वेयर बीटा हैट इज एन एस्टिमेटर ऑफ बीटा, ठीक है। अब आइए नॉर्मल इक्वेशन, लिखिए, हेडिंग पुट की, नॉर्मल इक्वेशंस फॉर 2 वेरिएबल्स, लिखिए नॉर्मल इक्वेशंस फॉर 2 वेरिएबल्स। लिखिए सबसे पहले SRF, लिखिए y इज इक्वल टू बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट एक्स आई, एक ही वेरिएबल ही है तो एक्स आई लिखें या x2i लिखें, ज़्यादा अच्छा एक्स आई जब एक वेरिएबल है तो। लिखिए प्लस आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, क्लियरली लिख दीजिएगा, आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। यदि मैं इसे इस फॉर्मेट में लिखूं तो हो जाएगा y1 बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट x1 प्लस e1, और लास्ट वाला हो जाएगा yn इज इक्वल टू बीटा 1 हैट प्लस क्या बीटा 2 हैट xn प्लस en। मतलब एक फर्स्ट वन लिख दिया, एक लास्ट वन मैंने आपके लिए लिख दिया, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में ये क्या हो जाएगा आपका, मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा y1 से लेकर yn तक। नेक्स्ट बताइए 1 x1 से 1 xn तक, यहाँ आपकी आ जाएगी बीटा 1 हैट, यहाँ क्या आ जाएगी बीटा 2 हैट, और ये हो जाएगी आपकी E1 से लेकर En तक, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये डॉटेड मैंने आपकी लगा दी। साइज चेक कर लीजिएगा, ये n क्रॉस 1 है,
ये आपकी क्या है, n क्रॉस 2 है, बी क्लियर दिस वन, n क्रॉस 2, और वो क्या है 2 क्रॉस 1, तो बेसिकली ये n क्रॉस 1 हो जाएगा, n क्रॉस सॉरी ये था n क्रॉस 2 और वो है 2 क्रॉस 1, तो ये ऑब्वियसली n क्रॉस 1 हो जाएगा, लास्ट वन आपकी n क्रॉस 1 है ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? आप इसे एक बार फिर से इंडिकेट कर दी कि हमारा ये y हो गया, ये हमारा x हो गया, ये बीटा हैट हो गया और ये हमारा e हो गया, दैट इज y इज इक्वल टू x बीटा हैट प्लस e ही, पहले भी यही था अभी भी यही, सिर्फ x जो है वो बेसिकली उसमें दो ही कॉलम्स, एक 1 1 1 वाला कॉलम और एक x1 x2 xn वाला कॉलम, और उधर एस्टिमेटर्स भी हमारे दो ही हैं, बीटा 1 हैट बीटा 2 हैट। अब आइए इसके आगे बढ़े, लेकिन नॉर्मल इक्वेशन, क्योंकि उसी के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल इक्वेशन ब्रैकेट में लिखिए मैट्रिक्स फॉर्म, लिखा आपने नॉर्मल इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। हमारे पास क्या था, नॉर्मल इक्वेशन था x ट्रांसपोज y इज इक्वल टू क्या, x ट्रांसपोज x इनटू बीटा हैट, यही था नॉर्मल इक्वेशन। क्या था इन मैट्रिक्स फॉर्म, x ट्रांसपोज y इज इक्वल टू x ट्रांसपोज x इनटू बीटा हैट। अब सबसे पहले आप x ट्रांसपोज y निकालो, लिखो कंसिडर x ट्रांसपोज y, x ट्रांसपोज सबसे पहले लिखो, पहला कॉलम जो हमारा 1 1 वाला था वो पहला रो हो जाएगा, 1 1 1। नेक्स्ट दूसरा कॉलम हमारा हो जाएगा सेकेंड रो, और y क्या था, y1 y2 y1। एक साइज चेक करो, पहला वाला ये आपकी क्या हो जाएगी, ये ऑब्वियसली दो रो है तो 2 क्रॉस n, और ये क्या है n क्रॉस 1, तो मुझे बताइए 2 क्रॉस n और ये है n क्रॉस 1, सही है ये आपकी पोजीशन। हाँ 2 क्रॉस 1 इंटू n क्रॉस 1, ऑब्वियसली क्या आएगा, दो रो और एक कॉलम, तो वो बना लीजिए आप, क्या आ जाएगा ये, मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन y आएगा, मतलब रादर से y1 प्लस y2 प्लस yn। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस xn yn, उसके लिए मैंने लिख दिया xi y। एक इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए ये निकाल दी, मतलब रादर से लेफ्ट हैंड साइड का, सेम पोजीशन हम राइट हैंड साइड के लिए करेंगे, लेकिन x ट्रांसपोज x ट्रांसपोज लिखो 1 1 1। नेक्स्ट लिखो x1 x2 xn, क्या साइज है, साइज क्लियरली मालूम होना चाहिए आपको, 2 क्रॉस n, यहाँ पे लिखो 1 1 1 x1 x2 xn, इसकी साइज क्या है मुझे बताओ, ये 2 क्रॉस n है और ये क्या है n क्रॉस 2, तो फाइनली क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 2, तो पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 1 n टाइम्स आएगा, ऑब्वियसली n। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा आपका समेशन xi। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा समेशन xi। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा समेशन xi स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए नेक्स्ट, हमारे पास क्या था
मैट्रिक्स फॉर्म में नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास था मैट्रिक्स फॉर्म में एक्स ट्रांसपोज वाई इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स इनटू बीटा हैट, ये हमारे पास था। ठीक है, एक्स ट्रांसपोज वाई क्या आया, एक्स ट्रांसपोज वाई आया हमारा समेशन वाई आई और क्या समेशन एक्स आई वाई आई। कोई दिक्कत यहां तक? एक्स ट्रांसपोज एक्स क्या आया, एक्स ट्रांसपोज एक्स आया एन समेशन एक्स आई समेशन एक्स आई समेशन एक्स आई स्क्वायर और यहाँ बीटा वन हैट और क्या बीटा टू हैट। अब मल्टीप्लाई की क्या आएगा, पहला इक्वेशन समेशन वाई आई इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, पहला रो पहला कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगी एन बीटा वन हैट प्लस क्या बीटा टू हैट समेशन एक्स आई। ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन नंबर वन होगी। समेशन वाई आई इज इक्वल टू पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा एन बीटा वन हैट प्लस बीटा टू हैट समेशन एक्स आई। नेक्स्ट दूसरा बताइए, दूसरा क्या हो जाएगा समेशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू क्या एन सॉरी क्या आएगा ये आएगा आपका बीटा वन हैट समेशन एक्स आई प्लस बीटा टू हैट समेशन क्या एक्स आई स्क्वायर। ये दो नॉर्मल इक्वेशन जो आपने पिछले दो सेमेस्टर में पढ़े हैं, सॉरी पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है, ये वंस अगेन आ गया। जैसे ही आप इनको इक्वेट करेंगे तो ये दो नॉर्मल इक्वेशन होंगे। पहला नॉर्मल इक्वेशन समेशन वाई आई इज इक्वल टू एन बीटा वन हैट प्लस क्या बीटा टू हैट समेशन एक्स आई। दूसरा बताइए समेशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन हैट समेशन एक्स आई प्लस बीटा टू हैट समेशन एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, ये दो नॉर्मल इक्वेशंस होंगे। अब जो बातें मैंने आपको बताई उस पर एक डेटा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मैंने आपको पहले ही समझाया कि क्वेश्चन टू वेरिएबल के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर है, क्वेश्चन आपका मल्टीपल का होगा। ठीक है, मल्टीपल का मतलब थ्री वेरिएबल एंड ऑनवर्ड, थ्री वेरिएबल एंड ऑनवर्ड में ज़्यादा चांस थ्री वेरिएबल का ही है। ठीक है, लेकिन उसको करने का तरीका मैट्रिक्स अप्रोच से होगा। अब आइए एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फिट अ टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल, लिखिए फिट अ राइट डाउन क्वेश्चन, फिट अ टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल विथ एन इंटरसेप्टर, फिट अ टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल विथ एन इंटरसेप्टर। लिखा आपने? हाँ, आपके पास डेटा है, लिखिए x है आपका 1 2 3 और y है 1 3 8। ठीक है, डेटा मैंने जानबूझ के छोटा ही लिया है जिससे कैलकुलेशन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको ही मालूम है एक तो हमें समेशन x की जरूरत होगी, वो निकाल लीजिए, एक समेशन y की जरूरत होगी, वो भी निकाल लीजिए। नेक्स्ट हमें जरूरत होगी एक्स वाई की, एक्स वाई की, एक्स वाई निकालिए, क्या आ जाएगा 1 6 24, एक्स वाई आपकी हो जाएगी 31। नेक्स्ट आपको जरूरत होगी एक्स स्क्वायर की, तो मुझे बताइए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर आपकी हो जाएगी 14। वाई स्क्वायर निकाल लीजिए, कभी कभी जरूरत होगी कभी कभी जरूरत नहीं होगी, फिलहाल तो जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए निकाल देता हूँ। वाई स्क्वायर हो जाएगा 1 9 64, कितना हो जाएगा 64 और प्लस 9 कितना होगा 73 और 1 दैट इज 74। ये तीन इंफॉर्मेशन डेटा से आपको निकालना है, एक एक्स वाई, दूसरा एक्स स्क्वायर, तीसरा वाई स्क्वायर। टू वेरिएबल रिग्रेशन लाइन आपको फिट करनी है तो दो डेटा दिया हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये तीन मैंने निकाले। अब लिखिए इन टू वेरिएबल केस, देखिए इन टू वेरिएबल केस वी हैव बीटा हैट
इज इक्वल टू बीटा वन हैट बीटा टू हैट, ठीक है। और x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू हमारे पास कितने डेटा है, 3 डेटा, इसका मतलब 1 3 टाइम्स, ठीक है। और ऐसे ही लिखा जाएगा x1 x2 x3, लिख ली, 3 डेटा है इसलिए x1 x2 x3, तो ये आपकी x होगी। अब आपको भी मालूम है एक हमें x ट्रांसपोज y चाहिए और एक x ट्रांसपोज x चाहिए, तो लिखिए कंसीडर x ट्रांसपोज y, x ट्रांसपोज y का मतलब 1 1 1 3 बार, x1 x2 x3, y लिखिए y1 y2 y3, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला आ जाएगा समेशन y, नेक्स्ट दूसरा आ जाएगा समेशन xi y, ठीक है। समेशन y समेशन xi y, समेशन y आपने निकाल रखा है अभी, कितना है 12, ये आप लिख दिए 12, और समेशन xi y कितना है, समेशन xi y आपका ऑब्वियसली 31, इसको कॉपी कर लिया। नेक्स्ट सही लिखिए x ट्रांसपोज x, लिखिए 1 1 1, नेक्स्ट x1 x2 x3, यहाँ पे लिखिए 1 1 1, नेक्स्ट x1 x2 x3, ठीक है। मल्टीप्लाई की क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, 1 को थ्राइस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, लिखिए 3, नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आपकी आ जाएगी समेशन xi, नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये भी समेशन xi, और ये हो जाएगी समेशन xi स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम, आप इसे लिख सकते हैं 3 समेशन xi कितना हमारा 6, ये भी हो गए 6, और समेशन xi स्क्वायर कितना निकाला था हमने 14, ये 14 लिख दिया। तो मेरे हिसाब से x ट्रांसपोज y हो गया, x ट्रांसपोज x भी हो गया। अब लिखिए नॉर्मल इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या थी हमारी, देखिए नॉर्मल इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, देखिए वी हैव x ट्रांसपोज y इज इक्वल टू x ट्रांसपोज x इनटू बीटा हैट, ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म में थी। x ट्रांसपोज y हमने आपको निकाल के दिया है 12 और क्या 31, नेक्स्ट x ट्रांसपोज x है 3 6 6 14, और यहाँ आ गई बीटा वन हैट बीटा टू हैट, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने आपको आता ही है, सॉल्व करने के कई सारे मेथड है, उसमें से एक मेथड तो है मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, मैं कहूँगा इनवर्स मेथड से दूर रहिए, ठीक है, क्लियर, कैलकुलेशन उसमें बहुत दिक्कत होगी आपको। दूसरा मेथड है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वाला, वो ज़्यादा अच्छा मेथड है आपका, मतलब आपको इसके हेल्प से इसको ज़ीरो करना, जो बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा, R2 में ऑपरेशन क्या आएगा, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो इसे अब कर दिए सेम ऑपरेशन, तो मुझे बताइए ये आ जाएगी आपकी 3 6, नेक्स्ट बताइए 3 2 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 2, और बीटा वन हैट बीटा टू हैट में कोई चेंज नहीं होगा आपका, वो लिख दी। नेक्स्ट सेम ऑपरेशन 12 और 31 पे कर दी, ट्वाइस करके वहाँ सबट्रैक्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12, और ये मेरे हिसाब से आपकी हो जाएगी 7, ठीक है। अब यहाँ लिखने के बाद आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 3 बीटा वन हैट प्लस 6 बीटा टू हैट इज इक्वल टू 12, नेक्स्ट 2 बीटा टू हैट
इज इक्वल टू 7, तो आपकी बीटा टू हैट की वैल्यू तो तुरंत आ जाएगी। बीटा टू हैट क्या हो जाएगी आपकी, बीटा टू हैट इज इक्वल टू 7/2। रही बात बीटा वन हैट क्या होगी, ये होगी 3 बीटा वन हैट प्लस 6 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 12। तो ये आपकी हो गई 3 बीटा वन हैट, ये हो गई आपकी कितनी 6 इंटू 7 दैट इज 42 डिवाइड बाई 2 दैट इज 21। उधर जाके आपकी हो जाएगी 12 माइनस 21, 12 माइनस 21 कितना होता है -9। देयरफॉर बीटा वन हैट क्या हो जाएगी हमारी -3। बीटा वन हैट बीटा टू हैट आपने दोनों निकाल लिया, इसका मतलब सैंपल रिग्रेशन फंक्शन आपकी हो गई वाया हैट इज इक्वल टू क्या, बीटा वन हैट प्लस बीटा टू हैट xi। उसके अकॉर्डिंग वाया हैट इज इक्वल टू -3 प्लस 7/2 xi। ये आपके सैंपल रिग्रेशन फंक्शन जो हमने एस्टिमेट करके दिखा दिया। इसमें ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स अप्रोच में ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा मैट्रिक्स से करने की, ठीक है, ये नहीं कि आपने सिंपली कैलकुलेशन कर दी। कोशिश कीजिए मैट्रिक्स का मैक्सिमम यूज कर सके, ठीक है, मैट्रिक्स का जितना आप यूज करेंगे दैट वुड बी मच बेटर। क्लियर? तो मैट्रिक्स अप्रोच में मैट्रिक्स का मेजर यूज करना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस बात का ध्यान रखना। तो मैंने आपको एक जनरल नॉलेज प्रोवाइड कर दी, ठीक है, मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन के रूल्स बता दिए, पीआरएफ है एसआरएफ को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखता है वो भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है, ओएलएस डिराइव करके दिखा दी मैंने आपको, और टू वेरिएबल्स में नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है वो मालूम किया, और साथ में एक क्वेश्चन भी हमने टू वेरिएबल्स का किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में बेसिकली कंसंट्रेशन हमारी 3 वेरिएबल्स की होगी, ठीक है। आज के लिए यहीं तक।